Hello, good morning, student. I'm audible? Yes. Yes, dear students, I hope that you all are well. Today we will do the word meaning and back exercise of the lesson. First of all, we will do the word meaning. Yes. सबसे पहला शब्द देखिए, इकाई। इकाई होता है किसी काम का बंटन करना, जैसे यूनिट होती है, बांट देना काम को। इसके बाद देखिए अनभिज्ञ। अनभिज्ञ होता है अनजान। व्यर्थ, बेकार। पौत्र, बेटे का बेटा यानी कि पोता। खिन्न, दुखी, परेशान। प्राथमिकता, महत्व, आजीविका, रोजगार। कातना, चरखे, ऊन या रुई से धागा तैयार करना। इसके पश्चात नीचे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं टिप्पणी में, जैसे दमड़ी, का आने 32वें भाग के बराबर था। श्रुतलेख में जैसे ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं आपके सामने। इनमें से देखिए, गांधी खद्दर को भारत की आनंद मिलेगा, यानी कि ये आपको इन शब्दों के माध्यम से इस लाइन को पूर्ण करना है। इसके पश्चात आगे देखिए, सबसे पहले यह दिया गया है सेकंड प्रश्न में। देखिए आप दिए गए को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर, आप जैसे जब भी एग्जाम होता है तो उसमें एक अनसीन पैसेज भी आता है। अनसीन पैसेज ही सीन पैसेज होते हैं जो आप पाठ पढ़ते हो, उस प्रश्न दिए जाते हैं। उसमें सामने एक बार, अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट की है। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। ध्यान देना। अब आप जब भी आपके सामने कोई अनुच्छेद, चाहे वो सीन हो या सीन हो, सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके पश्चात उसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, गांधी जी की नजर किस पर पड़ी। अब देखिए, गांधी जी जब लेख लिख रहे थे, लेख लिखने में बहुत व्यस्त थे, तो उनकी नजर किस पर पड़ी थी? उनकी नजर घड़ी पर पड़ी थी। गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, घड़ी में कितने बजे थे। अब घड़ी में कितने बजे थे? एक्चुअल टाइम तो 4:59 हुआ था, लेकिन कांति ने बताया था कि 5 बज चुके हैं। घड़ी में कितने बजे थे? तो घड़ी में आपको एक्चुअल टाइम, इसमें आपको एक्चुअल टाइम बताना है कितने बजे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे? इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी लेख लिख रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने के लिए कहा। गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने को कहा? क्या कहा था? घड़ी में समय देखने के लिए कहा था, यानी कि ध्यान से समय को देखो। क्योंकि गांधी जी ने उसको यह बताया कि बड़ा कार्य करने से पहले हमें छोटे छोटे कार्यों को अच्छी तरह से करने की आदत होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि 1 सेकंड की भी क्या कीमत होती है, मिनट की क्या कीमत होती है, उसको ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला तीसरा प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। अब देखिए, सही विकल्प, सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है? गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर किसे साथ में ले गए। अब किसे ले गए थे? अब इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बा को, बा यानी कि कांति को या सुबैया। इसमें क्या आएगा? आपने पाठ को पढ़ा, अपने पुत्र कांति को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी हिंदू के साथ
किस शहर में थे? अब तो पानी इलाहाबाद में कौन कौन सी संगम, कौन कौन नदियों का संगम है? 3 नदियों का संगम माना जाता है बच्चों वहां पर, गंगा, यमुना और सरस्वती। तभी तो जब वो पानी के लिए गांधी जी चिंतित थे, तो तभी नेहरू जी ने हंसकर यह बात कही थी कि यहाँ पर इतना पानी होने के बावजूद आप थोड़े से पानी के लिए इतनी चिंता कर रहे हो। तो तभी उन्होंने पानी के महत्व को समझाया और यह कहा कि इस पर सभी का समान अधिकार है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती। पश्चात बच्चों देखिए अगले प्रश्न में सबसे पहले ये 5वां प्रश्न, ये जो प्रश्न किया गया है, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर आप कैसे लोगों की सहायता करते हैं, सोचो और बताओ। इसमें मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आपको इसका उत्तर खुद बनाना है। देखिए, हस्तशिल्प होते हैं हाथ से बनाई जाने वाली चीजें, कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग जिनके माध्यम से लोग रोजगार पाते हैं, यानी कि सभी को अपने हाथ की जो कला है उसको दिखाने का मौका मिलता है और इससे उनका रोजगार मिलता है और जिससे वो अपना घर अच्छी तरह से चला सकते हैं, यानी कि गरीब व्यक्ति लेकिन हस्तकला में जो निपुण होता है वह अपनी कला को निखार सकता है। आपके पश्चात भाषा ज्ञान में दिए। अब सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, उत्तर को देखें है, क्योंकि ना हमें यह कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि दिमाग में कुछ प्रश्न होता है जिस तरीके से हमने उसको किया होता है, उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे नहीं था। नहीं, प्रश्न को ध्यान से देखो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। अब इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों के वचन का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरने हैं। वचन का ये इसमें आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, वचन आपने बदलने हैं क्योंकि मैं आपसे पूछे जा रही है। पहला फिलअप देखिए, सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है, यानी कि पटरी की बात हुई है, लेकिन जब दो की बात हो रही है तो बहुवचन की बात हो रही है। तो सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं, पटरियों की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला फिलअप, गांधी जी रेल के तीसरे यानी कि वो तीसरे दर्जे में बैठकर ही यात्रा करते थे, यानी कि अब 3 की बात हो रही है तो ये भी बहुवचन है। तो इसमें देखिए गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें फिलअप, गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ बातें कर रहे थे। आगे देखिए, क्या तुम को खद्दर के बारे में कुछ पता है? अब जो 3 लड़कियां जो स्कूल की 3 लड़कियां गांधी जी से मिलने के लिए आई थी, तो उन लड़कियों से जब गांधी जी खद्दर के बारे में पूछ रहे हैं तो 3 की बात हो रही है, फिर से बहुवचन में करेंगे। क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? आगे देखिए, अपने हाथ से बनी वस्तु का आनंद मिलेगा, ये वस्तु दिया गया है। तो अपने हाथ से कोई एक ही वस्तु नहीं हम बनाते, जब हम कोई काम करने लगते हैं तो अनेक में बात होती है। तो अपने हाथ से बनी वस्तुओं का आनंद मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण देखो, समझो और लिखो। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये शब्द आपके सामने तोड़ रखे गए हैं, यानी कि ये उपसर्ग। ये बच्चों एक चीज होती है, जब भी कोई शब्द आपके सामने हो और उसे तोड़ा गया हो, उसके टुकड़े में जो यानी कि जो पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द के आगे जो जुड़े, यानी कि शब्द के आगे जो जुड़े उसे हम उपसर्ग कहेंगे, और जो शब्द के पीछे जुड़े उसे हम प्रत्यय कहेंगे। ये आप नीचे देख भी रहे हो। अगला प्रश्न प्रत्यय है क्योंकि इसमें शब्द के पीछे कुछ अंश जोड़े गए हैं। अंश क्यों बोल रही हूँ मैं?
क्योंकि शब्द होता है पूर्ण, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। लेकिन जब शब्द के टुकड़े कर दिए जाएं, जो ये उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो ये शब्द जब मूल शब्द एक जड़ होती है, जब उससे ये अलग हो जाते हैं तो ये अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो ये उसको कुछ नया अर्थ देते हैं। अब सबसे पहले हम ये दूसरे प्रश्न में हम कर रहे हैं उपसर्ग, यानी कि आगे के शब्दांश को हम तोड़ रहे हैं। शब्दांश शब्द का छोटा सा अंश, एक टुकड़ा, तो हम अलग कर रहे हैं मूल शब्द से। देखिए आपके सामने दिया गया है अन प्लस भिज्ञ। मैंने आपको फिर से कहा है कि जो भी आपके सामने कुछ भी होता है, आपके सामने एक शब्द दिया गया है, यानी कि जब ये टुकड़े होकर आपके सामने आए तो उन टुकड़ों का अर्थ निकलना चाहिए। भिज्ञ का मतलब होता है जानना। देखिए अन प्लस भिज्ञ, अनभिज्ञ जो कुछ न जाने, अन प्लस भिज्ञ जो कुछ न जाने। आगे देखिए अन प्लस गिनत, प्लस हटा देंगे, गिनत होता है गिनती, अनगिनत जिसकी कोई गिनती ही ना हो। इसके पश्चात देखिए अन प्लस देखा, अनदेखा, अन प्लस देखा, देखा देखना, लेकिन जब अन जुड़ गया अन प्लस देखा, अनदेखा, यानी कि जिसे हम न देख सके। इसके पश्चात देखिए अन प्लस पढ़, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन जब अन जुड़ गया, उपसर्ग आगे जुड़ गया तो अनपढ़, यानी कि जो पढ़ा लिखा न हो। इसके पश्चात देखिए अन प्लस जान, अनजान, अनजान यानी कि जिसे हम नहीं जानते। अन प्लस चाहा, अनचाहा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी कि देखिए जब भी उपसर्ग निकला है, यानी कि आगे के जो शब्दांश हमने अलग किए हैं, जो पीछे मूल शब्द बचे हुए हैं वह सार्थक शब्द हैं जो अपना एक अर्थ दे रहे हैं, यानी कि उन सभी मूल शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है। मैंने आपको इस चीज पे ध्यान देने के लिए कहा है कि जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय अलग करें, जो मूल शब्द हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसका एक अर्थ निकले। अब आपको उपसर्ग समझ आ गया है। इसके पश्चात देखिए प्रत्यय। प्रत्यय ये आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं ऊपर, इनको आपको तोड़ना है। सैद्धांतिक शब्द सबसे पहले है सैद्धांतिक। देखिए सैद्धांतिक सिद्धांत, और देखिए सिद्धांत तक जब हमने बात की है तो त पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, सिद्धांत प्लस इक, ये मात्राएं निकालकर आपने एक प्रत्यय निकाल देना है, या उपसर्ग निकाले तब भी ऐसे ही ध्यान देना है। आगे देखिए भारतीय शब्द है, भारत प्लस ई, ई बड़ी ई, भारत प्लस ई। इसके पश्चात देखिए आपको बड़ा आसान लगेगा ये, जब एक चीज समझ आ जाएगी ना तो आपके सामने ये बुक छोड़िए, आप कहीं से भी कोई शब्द उठाकर अगर बैठेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से करना आएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पर। देखिए ध्यान से, भारत प्लस ई, भारतीय। अब सफलता शब्द आपके सामने है, हमने प्रत्यय यानी कि पीछे जो शब्दांश लगा हुआ है उसको हटाना है और मूल शब्द को हमें निकाल लेना है। सफलता में है सफल प्लस ता, ऐसे ही मानवता, मानव प्लस ता। इसके पश्चात देखिए प्राकृतिक शब्द है, प्रकृति प्लस एक, और प्रचुरता, प्रचुर प्लस ता। मुझे लगता है बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके पश्चात अगला शब्द देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कारक। सही कारक लिखकर वाक्य को पूर्ण करें। अब बच्चों कारक होते क्या है? कारक एक तरह से हमारे जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं उनमें एक आत्मा का काम करते हैं, जैसे इनके बिना हम वाक्य बना ही नहीं सकते। कोई भी वाक्य देखो आप, कोई भी वाक्य अगर आप बोल रहे हो, वह छत पर बैठा है, या मैं मैदान में खेल रही हूँ, या बच्चे खेल रहे हैं, तो जैसे में, को, ने, से, पर, ये सब शब्द आप हटा दो। इसके पश्चात वाक्य बना के देखो वाक्य बनेंगे या नहीं।
बन ही नहीं सकते। आप इनको हटा के देखेंगे, यानी कि अब कारक का बहुत ज्यादा महत्व है। कारक हमें पता होना चाहिए कि कारक चिन्ह होते क्या हैं। और कारक, जब भी कारक को 3 नामों से बच्चों जाना जाता है, कारक, उपसर्ग और ये होते हैं विभक्ति चिन्ह के नाम से भी। सॉरी, उपसर्ग मैंने बोल दिया। कारक, परसर्ग, परसर्ग शब्द होता है, परसर्ग, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्यों? क्योंकि इसकी विभक्तियां दी होती हैं। इसके 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 के 8 जो हैं, ये अपने कोई ना कोई चिन्ह लिए बैठे हैं। उन चिन्हों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कई बार प्रश्न आता है, मान लो आपने कारक का चैप्टर कर लिया और उसमें से आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है कि इसमें ये बताओ कि कारक का कौन सा भेद है। तो बच्चों, उसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। आप हमेशा जो भी काम कर रहे हो उसका प्रश्न बनाकर देखो। प्रश्न बनाओगे, आपको उत्तर उसी समय मिल जाएगा कि ये कारक का कौन सा भेद है। अब देखिए, पहला देखिए, घड़ी रखने का क्या लाभ है। ये गांधी जी कांति को बोल रहे थे। अगली बात देखिए, इस बात पर गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए, यानी कि क्योंकि कांति ने समय के 1 मिनट के महत्व को महत्व नहीं दिया था, तो गांधी जी क्या, और इस पर भी बात गांधी जी खिन्न हुए थे। और जब पानी की बात हुई थी एक तरह से, उस पर भी वो खिन्न हुए थे, उदास हुए थे, क्योंकि पानी को के महत्व को बाकी उनके जो साथ में खड़े थे वो महत्व नहीं दे रहे थे। तो दोनों बातें उदासीनता की थी उनके लिए। आगे देखिए, स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे, स्वयंसेवक जो उनके पास खड़े हुए थे। आगे देखिए, कोई चीज कितनी ही प्रचुरता में, प्रचुरता यानी कि कितनी भी मात्रा में, प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास इस वस्तु की अधिकता है तो मैं कैसे भी खर्च करूं। एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु जो हमारे पास अधिकता में है वो कम हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। इसलिए पहले ही हर चीज को एक निर्धारित मात्रा में लीजिए, ताकि आप भविष्य में उस समस्या का सामना ना करें। आगे देखिए, वे आजीविका कमाने के लिए, आजीविका यानी कि एक रोजगार, आजीविका कमाने के लिए सूद काटते हैं, यानी कि गरीब लोगों की बात कर रहे थे वो। इसके बाद देखिए, इससे, इस यानी कि जो सूद काट रहे हैं, इससे उनकी आय बढ़ेगी, यानी कि सैलरी बढ़ेगी। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने कहा। आपको ये समझ आ गया होगा कारक चिन्ह। इसके पश्चात देखिए बच्चों, इस चीज पे आप बड़ा ध्यान दें। एक तरह से आप ये चैप्टर कर रहे हैं, आपने उपसर्ग का चैप्टर कर लिया, आपने प्रत्यय का चैप्टर कर लिया, कारक चिन्ह का कर लिया, इसके पश्चात आप क्रिया विश्लेषण कर रहे हैं। अब बच्चों, आपने क्रिया को भी पढ़ा। क्रिया क्या होती है? कोई काम करना या होना, यानी कि हम जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं हैं। और जो विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब दोनों को हमने अलग अलग पाठ के अनुसार पढ़ा था, लेकिन ये इकट्ठा शब्द आ गया, ये आ गया क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण। अब हमें क्या करना है, जो भी कार्य कोई कर रहा है, यानी कि कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ आप अपना कोई भी जो भी उसकी अच्छी वो है आदत है, उसके अनुसार कोई कार्य कर रहा है, तो उस जो वो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में वो एक विशेष ढंग से उस कार्य को कर रहा है, उस क्रिया के काम को हमें देखना है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, कांति ने घड़ी को ध्यान पूर्वक देखा। देखना क्रिया थी, लेकिन विशेषण, इस क्रिया की भी हमें एक विशेषता बतानी है, तो ध्यान पूर्वक देखना एक क्रिया हुई इसमें। इसके बाद अगला देखिए, हम आज घूमने जाएंगे। कब जाएंगे? आज जाएंगे, यानी कि जाने का काम कब हो रहा है? आज हो रहा है। इसके पश्चात देखिए, दिल्ली चंडीगढ़ वाली बस अभी अभी आई है। देखो, आने वाली जो क्रिया हो रही है उसकी ही तो विशेषता हमें बतानी है। अभी अभी आई है, तो अभी अभी शब्द है क्रिया विशेषण। इसके पश्चात देखिए, दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। चढ़ने का काम तो दादाजी कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे? धीरे धीरे। इसके पश्चात देखिए, चीता बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें दौड़ने का काम तो हो ही रहा है, लेकिन वो किस ढंग से हो रहा है? तेज ढंग से, यानी कि चीता तेज दौड़ता है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, योजक
योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक होता है किसी चीज को जोड़ने वाला, जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द को, किसी भी कार्य को हम जोड़ते हैं, उसे हम योजक कहते हैं। आगे देखिए, दो उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको हम योजक कहते हैं। दिए गए शब्दों के योजक चिन्ह लगाकर लिखो। अब योजक चिन्ह लगाना, इसमें बीच में अब योजक चिन्ह हटाएं तो हम और या और या का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें उन शब्दों को हटाना हो तो योजक चिन्ह, यानी कि एक चिन्ह हमें कैसे देना है, आगे देखिए इसमें गंगा और यमुना। अब हमें इसका योजक, ये शब्द हटा देना और योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, तो गंगा यमुना। हाथ और मुंह, हाथ मुंह। हंसते और गाते, हंसते गाते। पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना। दिन और रात, दिन रात। चांद और तारे, चांद तारे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके भाषा ज्ञान को भी आप सभी ने अच्छी तरह से समझा है। अब आप इसको ध्यान पूर्वक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।